बंधुओं, शरीर में दर्द कैसा भी हो, रोजमर्रा के काम में बाधा डालता ही है। हिप्स का दर्द भी ऐसा ही है। इसलिए कभी भी कहीं भी दर्द हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई समस्या ना उत्पन्न हो। तो चलिए आज एवियन हिप की समस्या को जानने के लिए मिलते हैं डॉक्टर रजत जी से। एवियन हिप क्या होता है? एक समस्या होती है एवियन हिप की, जो हमारे युवाओं को काफ़ी अफेक्ट करती है। और मैं देखता हूं कि हमारी ओपीडी में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं जो कूल्हे के दर्द से ग्रस्त रहते हैं, और उन्हें आमतौर पे पता भी नहीं होता कि ये समस्या उनको कैसे हो गई और कैसे ये कूल्हे का दर्द है जो उनको इतना परेशान कर देता है कि वो अपना कामकाज भी नहीं कर पाते हैं। कई बार मेरे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो जिनका न्यूरो के पास में ट्रीटमेंट चल रहा होता है, और वो कहते हैं कि भाई आपके जो कमर में है वो डिस्क की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से कूल्हे की तरफ नीचे दर्द आ रहा है। और जब अपन बाद में देखते हैं तो उनमें कूल्हे के अंदर में समस्या निकलती है। तो दोस्तों, ये एवियन हिप का मतलब है एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप। आर्थराइटिस हिप होने का क्या कारण है? मैं आपको ये कूल्हे के जोड़ के बारे में बताता हूँ कि ये कूल्हे का जोड़ जो है, इसमें बॉल एंड सॉकेट जैसा सिस्टम होता है। तो ये आपकी एक बॉल है कूल्हे की और इसमें सॉकेट है। तो ये एवियन हिप एवेस्कुलर नेक्रोसिस इसका जो हेड है, इस पोर्शन को अफेक्ट करती है। इस पोर्शन के अंदर में आपके किसी कारण से इनकी जो नसें होती है खून की, वो नीचे से ऊपर की तरफ में आती है। तो किसी कारण से अगर ये खून की नसें या तो दब जाए, बंद हो जाए, इनमें खून का प्रवाह बंद हो जाए, तो हड्डी अपने आप सड़ने लग जाती है। तो एक बार ये हड्डी जो है वो सड़ने लग जाती है तो शुरुआती दौर में कुछ पेन होता है, दर्द रहता है, और धीरे धीरे जो हड्डी है ये नीचे दब जाती है। तो ये हड्डी दबने के बाद में जब ये जो सिस्टम है, जिसको अपन हिप का जोड़ कहते हैं, ये जब ये मूवमेंट करता है तो पहले ये खराब होती है, फिर ये ऊपर वाला भी खराब हो जाता है। तो इस एवियन एवेस्कुलर नेक्रोसिस, जिसमें कि हड्डी अपने आप सड़ रही है, इसकी वजह से दोनों साइड खराब हो जाने के बाद आर्थराइटिस हिप हो जाता है। आर्थराइटिस हिप की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं? तो आर्थराइटिक हिप होने के बाद में आपको चलने में दिक्कत आने लग जाती है, आप लंगड़ा के चलने लग जाते हैं। उसके अलावा आपको घुटने तक नीचे की तरफ में दर्द रहता है, आपको आलती पालती लगाने में दिक्कत आती है, उकड़ू बैठने में दिक्कत आती है। तो ये जब आप नहीं कर पाते हैं, आपको डेली रूटीन आपका अफेक्ट होने लग जाता है, आपको टॉयलेट जाने में दिक्कत होने लग जाती है। अब जब ये समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो अभी आप ये समझ लीजिए कि आप ऑलमोस्ट बेड रिडन हो जाते हैं। एवियन हिप की शुरुआत हो चुकी है, इसका पता कैसे चले? तो कई सारे पेशेंट हमारे पास में ये कन्फ्यूजन लेके आते हैं कि क्या मुझे कमर की समस्या है, क्या साइटिका का दर्द है। तो ये पहचानने के लिए, अगर ये चीज़ एवियन हिप को जल्दी पकड़ना हो, शुरुआती दौर में पकड़ना हो, तो आप सबसे पहले तो आपको कूल्हे का दर्द ऐसा लगे कि कूल्हे के आसपास से, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, आपकी समस्याएं बताएं। तो उसके बाद में हो सकता है कि आपके डॉक्टर हैं वो आपको एक्सरे की एडवाइस दें। एक्सरे में देखने पे ये जो बीमारी है वो जब एडवांस स्टेज हो जाती है, स्टेज 4 हो जाती है, तो ये पकड़ में आती है। या स्टेज 3 में भी कुछ केसेस में अपन देख सकते हैं। लेकिन अगर इस बीमारी को ज़्यादा बढ़ने से पहले ही पकड़ना हो तो इसमें आपके कूल्हे का एमआरआई डॉक्टर करके देखते हैं। तो एमआरआई है वो आपकी स्टेज 1 और 2 को भी डिटेक्ट कर सकती है। तो स्टेज 1 और 2 है, अगर एवियन हिप की आपकी स्टेज 1 और 2 है, तो इसके अंदर में आप जो थोड़ा रेस्ट करके, उसके अलावा जैसे एक्टिविटी मॉडिफिकेशन जिसको अपन कहें, आलती पालती नहीं लगानी, नीचे नहीं बैठना, उकड़ू नहीं बैठना, अगर ये करते हैं और इसके अलावा कुछ दवाएं हैं, अगर ये दवाएं लेते हैं तो भी आपको इसमें आराम मिल सकता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बीमारी बढ़ गई, आपने पहले कन्फ्यूजन में चलते रहे, न्यूरो की दवाएं लेते रहे, साइटिका का दर्द है, ये सब दवाएं लेते रहे, और स्टेज धीरे धीरे करके आपकी बढ़ गई है, तो उस केस में ये हो सकता है कि फिर आपको ऑपरेशन की जरूरत पड़े। अब ऑपरेशन क्या होता है कि कुछ तो इस तरीके की प्रोसीजर है जिससे आपके कूल्हे को, नॉर्मल कूल्हे को बचाया जा सकता है। जैसे कि इसमें ये रहता है कि एक तो इसके अंदर होल कर सकते हैं अपन, जो आपका गोला है यहाँ पे होल करके इसमें खून की सप्लाई बढ़ा सकते हैं, जिसको कहते हैं कोर डिकम्प्रेशन। उसके साथ में इसमें एक प्रोसीजर और भी ऐड किया जा सकता है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। मतलब आपके ये ऊपर जो बोन है, इसमें से स्टेम सेल्स, बोन मेरो सेल्स लेते हैं और वो लेबोरेटरी में जाके कल्चर होके आती है, तो वो इसमें इंजेक्ट करते हैं। तो आपके कूल्हे को बचाया जाना कुछ हद तक संभव है स्टेज 2 और 3 के अंदर में। एवियन हिप के स्टेज 4 में क्या प्रत्यारोपण की संभावना बढ़ जाती है? अगर आपके कूल्हे में जो एवियन हिप है या जो आर्थराइटिस हो गया है, जिसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे हैं,
आपको आलती पालती नहीं लगा पा रहे, उकड़ू नहीं बैठ पा रहे हैं, ये सब समस्याएं अगर आपको आ गई हैं और ये स्टेज 4 हो गई है, तो उस केस में आपके कूल्हे को प्रत्यारोपण ही करना पड़ता है। मतलब इसका मतलब है आपका जो कूल्हा है वो पूरा डैमेज हो चुका है और हिप रिप्लेसमेंट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों ये हिप रिप्लेसमेंट होता है इस तरीके से। इसमें ये जो सॉकेट है ये पूरी चेंज करनी पड़ती है। ये सॉकेट वाला पोर्शन है जिसमें यहाँ पे प्लास्टिक रहता है या सिरेमिक भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरा है ये वाला जो नीचे की थाई की जो बोन है, जिसको अपन जांघ की हड्डी कहते हैं, उसके अंदर में ये स्टेम वाला इम्प्लांट डलता है, ये बोल रहती है। तो ये बोल और ये मिला के इस तरीके से कूल्हे का जोड़ बनाते हैं। इसमें 3 तरह के ऑप्शन आपके पास में आते हैं। एक तो ऊपर की साइड में आपका प्लास्टिक रहता है और नीचे की साइड में मेटल, तो इसको बोलते हैं मेटल ऑन पॉली। इसके अलावा ऊपर की साइड यहाँ प्लास्टिक ही रहता है, नीचे की साइड में सिरेमिक हो सकता है, या ये दोनों भी सिरेमिक हो सकते हैं। तो जो सिरेमिक ऑन सिरेमिक है वो बोलते हैं कि जोड़ थोड़ा सा ज्यादा लंबा चलता है, और जो मेटल ऑन पॉली है वो भी काफी हद तक उसकी सर्वाइवल पॉसिबल है। अब जो कूल्हे का जोड़ प्रत्यारोपण है वो करवाने से पहले कुछ सावधानियां हैं जिनको आप ऑपरेशन के बाद में आपको रखनी पड़ती है, वो आप सबसे पहले जान लें। एक तो लोगों के मन में भ्रांति ये रहती है कि क्या मैं इसके बाद में आलती पालती लगा सकता हूँ, उकड़ू बैठ सकता हूँ। तो दोस्तों अभी जो नए तरीके के जोड़ आ रहे हैं उसमें कुछ पेशेंट्स हैं वो आलती पालती और उकड़ू बैठ सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल मना करते हैं कि आपको आलती पालती और उकड़ू बिल्कुल नहीं बैठना है। आप जब कर सकते हैं तो फिर मना इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपका नया जोड़ है, आर्टिफिशियल जोड़ है या हिप रिप्लेसमेंट का जोड़ है, जो मैंने आपको बताया कि ये वाला जोड़ है, तो इसमें जब आप उकड़ू बैठते हैं, आलता पालती लगाते हैं, तो ये लोड ऐसे ज्यादा जनरेट करता है। तो ये जो बेरिंग है जो आपकी मान लो नॉर्मल आप कामकाज करते हैं तो ये लगभग 25 साल चलता, तो ये आधा भी नहीं चलेगा। मतलब इस पे लोड ज्यादा पड़ने से ये जल्दी खराब हो सकता है और आपको दोबारा से ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए हम आपको आलती पालती और उकड़ू बैठने के लिए मना करते हैं। अब लोगों के मन में एक रहता है कि किस तकनीक से हम ऑपरेट कराएं, क्या जो लेटेस्ट अवेलेबल टेक्निक्स हैं, कई कहते हैं कि इसमें रोबोटिक्स करा सकते हैं क्या। हाँ, ये सब चीजें की जा सकती है, लेकिन अगर अपन लॉन्ग रन में देखें तो रोबोटिक्स और जो दूसरी तकनीक है उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। हिप रिप्लेसमेंट में कौन सा वाला जोड़ लगवाना चाहिए? तो दोस्तों नॉर्मली जो हमारे सारे पेशेंट्स आते हैं उनमें हम मेटल ऑन पॉली, मतलब ऊपर की साइड के अंदर में प्लास्टिक होता है, नीचे की साइड में मेटल रहती है, ये नॉर्मली लगाते हैं। अब अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी अच्छी है तो हम लोग ये भी कहते हैं कि आप सिरेमिक ऑन पॉली ये जोड़ भी लगवा सकते हैं। इसमें सर्वाइवल है थोड़ी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। अब कई बार पेशेंट्स के मन में ये रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ऑपरेशन के बाद में मैं बिल्कुल ही ना चल पाऊं, या हो सकता है कि पहले से भी बुरी परिस्थिति बन जाए। तो दोस्तों आमतौर पे 99% देखा गया है कि ये जो हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी है ये बड़ी रिवॉर्डिंग सर्जरी है। रिवॉर्डिंग का मतलब ये है कि भाई ऑपरेशन से पहले है वो आप ना तो पैर मोड़ पा रहे थे, नहीं चल पा रहे थे, और ऑपरेशन के अगले दिन से नॉर्मली, मतलब कुछ स्पेशल केसेस हो सकता है जिनमें हड्डी सॉफ्ट हो या कोई और फ्रैक्चर हो, कुछ और चीजें हो, तो उसमें वेट बेर आपको नहीं कराएं। लेकिन आमतौर पे हम लोग पेशेंट्स को अगले दिन से ही वॉशरूम तक जाना और जो छोटे मोटे कामकाज है, टहल के आना, ये सब एडवाइस कर देते हैं। तो पेशेंट की मोबिलिटी रिस्टोर हो जाती है और पेशेंट का कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाता है। तो ये बड़ी रिवॉर्डिंग सर्जरी मानी गई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो एवियन हिप है या एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप या जो गोले का सड़ जाना है, ये क्या बीमारी है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, कैसे आपको ये चीज आप इसका डायग्नोसिस करवा सकते हैं, और कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं या कौन कौन से मेडिसिन हैं, कौन कौन से इलाज हैं जो इसमें किए जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो आज आप लोगों ने डॉक्टर रजत जी से एवियन हिप के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली हर बीमारी से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगले शुक्रवार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।